हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, कॉचीज़ थ्योरम आपको पता चल ही चुका है कि कितना आसान है। ठीक है, तो ये हमारा इस टॉपिक का कॉचीज़ थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला का ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और दो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे अच्छे ले लिए हैं और इतना अच्छे से समझा दिया है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम में इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो ये बेसिक है। इसका क्वेश्चन का अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर इसके जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आपसे पूरा एक्सपेक्टेशन है मेरे को कि अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे तो इनको सॉल्व करके आओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी छोटी से छोटी पॉइंट है, किसको सर्कल बोलते हैं, किसको सिंगुलरिटी पॉइंट बोलते हैं, किसको रेडियस बोलते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं, मैंने टाइम दे के अच्छे से आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो प्लीज़ इसका अगर ऐसा इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों से सॉल्व होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा यूजिंग इंटीग्रल फार्मूला। यहाँ पे क्वेश्चन में ही बता दिया कि तुमको इंटीग्रल फार्मूला लगाना है, तो इसका मतलब इंटीग्रल फार्मूला लगाना है तो मेरा क्या आएगा, या तो कर्व के ऊपर आई आएगा पॉइंट या तो कर्व के अंदर आएगा पॉइंट। ये चीज़ हमको पहले ही बता दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग पहले ये चीज़ सोच सकते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कैलकुलेट इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड इंटू टू जेड प्लस वन, और ये डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है क्योंकि जेड जेड है ना, तो वेयर सी इज मॉड जेड इक्वल टू वन। अब कह रहा है सी जो है हमारा मॉड जेड इक्वल टू वन है। पिछले क्वेश्चन में हमको बता दिया था कि सी इज सर्कल, लेकिन यहाँ पे मॉड जेड इक्वल टू वन है। तो मैंने तो ये चीज़ आपको समझा दिया ना कि मॉड जेड इक्वल टू वन अगर ऐसा कोई फॉर्म हो तो वो सर्कल होता है। तो ये ना भी बताए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो समझ चुके हैं ना कि ये सर्कल है, बात खत्म। तो गिवन मॉड जेड इक्वल टू वन, ठीक है, ये हो गया मेरा। और जब मॉड जेड इक्वल टू वन होता है तो हम लास्ट क्वेश्चन में ही बात कर चुके हैं कि सेंटर हो जाएगा मेरा 0,0, ठीक है, और जो रेडियस होगा मेरा वो क्या होगा, मॉड जेड इक्वल टू आर होता है ना, तो रेडियस मेरा 1 हो गया। ठीक है, और 1 हो गया तो उसके बाद क्या काम करना है आपको, यहाँ पे एक सर्कल बना के दिखाना है। एग्ज़ाम के पेपर में बिल्कुल ऐसे ही सेम सर्कल वर्कल बना के करना, ठीक है, वरना टीचर को लगता है कि बच्चे ने कहीं चीटिंग तो नहीं कर ली। ठीक है, तो हमारा जो सेंटर होगा, जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंटर हमारा 0 पे है, 0,0, इस इक्वेशन से पता चल रहा है। और ये क्या है मेरा 1, रेडियस 1 है, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा 1,0 होगा। और अब यहाँ पे हमको सिंगुलरिटी पॉइंट बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि सिंगुलरिटी पॉइंट क्या होगा। तो देख के पता चल रहा होगा कि इसमें 2 सिंगुलरिटी पॉइंट होगा, क्योंकि जो भी जेड का वैल्यू होता है और जो नीचे वाले टर्म को 0 बनाए वही होता है सिंगुलरिटी पॉइंट। तो जेड को अगर मैं 0 बोलता हूँ, ठीक है, तो क्या ये पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, और ये हमको इनफाइनाइटी देगा। ठीक है, वैल्यू, तो ये भी सिंगुलरिटी पॉइंट हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे जेड का वैल्यू हमको, अब मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी अगर सिंगुलरिटी पॉइंट जब भी निकालना हो तो उस टर्म को लिखो 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखो। ठीक है, जैसे z इक्वल टू 0 लिखा तो z का वैल्यू डायरेक्ट 0 हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू 0 लिखो और सिंगुलरिटी पॉइंट ढूंढ लो, तो इक्वल टू z क्या हो जाएगा, उधर गया तो -1 और डिवाइड में 2, तो z इक्वल टू -1/2। तो सिंगुलरिटी पॉइंट एक तो 0 होगा और दूसरा सिंगुलरिटी पॉइंट मेरा -1/2 होगा, जो मेरे डिनोमिनेटर को 0 कर रहा होगा, 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी पॉइंट्स आर 0 एंड -1/2, 0 और -1/2 मेरा सिंगुलैरिटी पॉइंट आया है। ठीक है, तो 0 तो मेरा सेंटर पे है, तो ये मेरा पहला a इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, और दूसरा क्या है मेरा -1/2 है, तो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। तो x एक्सिस के आगे वाला पॉइंट प्लस में होता है, लेकिन पीछे वाला पॉइंट माइनस में होता है। तो यहाँ पे पीछे कहीं पे यहाँ पे होगा मेरा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे बीच में कहीं होगा मेरा -1/2। ठीक है, ये -1 है और ये 1 है, तो यहाँ पे बीच में ही आएगा ना, 0 से -1 के बीच में आएगा -1/2। तो एक क्या हुआ, दोनों पॉइंट जो है सर्कल के अंदर ही है। ठीक है, अब दोनों पॉइंट जब सर्कल के अंदर है मेरा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों पॉइंट जब सर्कल के अंदर है तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा। और क्वेश्चन में बता दिया तो हमको पहले ही पता चल गया था कि सर्कल के अंदर ही होने वाला है सारा मामला। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल
फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब हम बात करते हैं हमारा इंटीग्रल कर्व सी एफ ऑफ जेड, ठीक है, ऊपर वाले को एफ ऑफ जेड मानते हैं और नीचे वाले को जेड माइनस ए जो होता है हमारा जनरल फॉर्म वो होता है, और जेड इक्वल टू होता है क्या मेरा 2 पाई आई एफ ऑफ ए होता है, ठीक है, यही होता है। अब इस फार्मूला में अप्लाई कर दो तो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा मेरा, ऊपर वाला पार्ट जेड स्क्वायर प्लस वन, तो इंटीग्रल सी, और इंटीग्रल सी के बाद हम लोग ऊपर वाले पार्ट को लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा मेरा डी ऑफ जेड, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2 पाई आई, और ये एफ ऑफ क्या आएगा मेरा, एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ ए पहले क्या लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो अगर बोलते हो तो फिर मैं पूछूंगा आपसे कि एफ ऑफ -1/2 क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ तो 2 पॉइंट है, तो अब ए एक ही है और पॉइंट 2 लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो अभी एक काम करो इसको ए लिख दो, ठीक है, और बाद में समझते हैं कि इसको कैसे लेंगे, ठीक है, उससे पहले इस इंटीग्रल वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रल वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे ताकि हम 0 और -1/2 ऐसे पुट कर पाएँ, ठीक है, और पुट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो जेड है, जेड जो है, जेड का सिंगुलरिटी पॉइंट 0 है, ठीक है, तो सिर्फ जेड होता तो उस केस में मैं एफ ऑफ ए को 0 लिख देता, और सिर्फ जेड 2z+1 नीचे होता तो उस केस में मैं -1/2 लिखता, लेकिन अभी तो दोनों साथ में है मेरा, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या लिखूँगा, ठीक है, ये नीचे में मेरा जेड माइनस ए तो जनरल फॉर्म हो गया, यहाँ नीचे में मेरे को जेड इंटू 2z+1 लिखना चाहिए था, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इस इंटीग्रल को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि मेरा 0 भी हम पुट कर ले एफ ऑफ ए में, और मेरा -1/2 भी पुट कर ले, ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरा ये इंटीग्रल है, इसको मैं जेड स्क्वायर प्लस वन को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस वन को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, और नीचे क्या बचा, नीचे मेरा बचा ये, मैं साइड में इसको समझाता हूँ कि इसमें अब क्या करेंगे, 1/z इंटू 2z+1, ठीक है, तो ये जब लिखा हुआ होता है तो आपको वो वाला मेथड याद है क्या कि हम लोग दोनों पार्ट में अलग अलग ए और बी कर देते हैं, ठीक है, ए और बी कर देंगे, फिर हमारा यहाँ प्लस, फिर b/2z+1, ठीक है, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, ये दोनों कट हो जाएगा एलसीएम में, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड है, और ये मैं डिफरेंशियल कैलकुलस में सेमेस्टर 1 में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, और कैलकुलस जो मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो मैंने पढ़ाया है उसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने उसमें भी अच्छे से समझाया है, ठीक है, तो अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ये सीख के आए होंगे, ठीक है, सेमेस्टर 1 में नहीं तो क्या हुआ, सेमेस्टर 2 में भी मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये चीज़ समझाई है, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों में से कोई एक भी पढ़े हो तो, ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट लिखूँगा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है, ये 1/z 2z+1 यही बच गया ना इसके साथ मल्टीप्लाई में, लेकिन अब मैं इसको नहीं लिख के इस वाले टर्म को लिखूँगा, तो यहाँ पे मेरा a जो था वो 1 आया था, और मेरा जो b था वो आया था -2, ठीक है, और ये -2 आया था तो मैंने बस यहाँ पे माइनस लिख दिया है, ठीक है, और ये अपॉन 2z+1 था, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे लगा देंगे dz, ठीक है, ये लगा दिया। अब इसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन देखेंगे, तो एक काम करो कि ये जो टर्म है फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे टर्म को सेकंड वाले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो अब मेरा इंटीग्रल बन जाता है इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड, ठीक है, -2 को बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है मेरा, तो इंटीग्रल के अंदर क्यों ही लिखें, जेड स्क्वायर प्लस 1 अंदर रहेगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z+1, इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है, और इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे एक dz लगाएंगे, ये dz दोनों में जाएगा ना, और इसके बाहर dz लगा दिया, ठीक है, अब इसका इंटीग्रल करना है हमको,
तो अब देखो फंडा क्या है, हमको क्या था, हमको यहाँ पे जीरो पुट करे या -1/2 पुट करे, उसमें कन्फ्यूजन था। लेकिन हम पुट नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों साथ में है, तो जीरो और -1/2 कैसे पुट करेंगे। तो जेड का सिंगुलरिटी पॉइंट जीरो था ना, तो उस केस में सिर्फ a = 0 पुट करेंगे ना। तो देखो अब जेड अलग हो चुका है और इसका सिंगुलरिटी पॉइंट क्या था, जीरो था। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2πi f(0), ठीक है। इसी फॉर्म में आ गया ना f(z), ये देखो f(z) और अपॉन z-a, और यहाँ पे a 0 है, इस वजह से यहाँ नीचे z है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा केस फिर देखो 2z+1, ये अलग हो गया। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि कितना सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, मेरा 2 तो बाहर है तो एक 2 तो आ ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फार्मूला में 2 नहीं है और यहाँ 2 है, तो हमको 2 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लिख दिया, और 2 लिखने के बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू 2πi, और इसको लिख सकते हैं f(-1/2), इसको ऐसे लिख दिया। और लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेरा f(z) क्या है, f(z) है मेरा z² + 1, और पहले हमको क्या बताना है, f(0) बताना है। तो f(0) z में 0 पुट करो तो 1 रह गया। फिर दूसरा क्या बताना है हमको, एंड f(-1/2) बताना है। तो हमको z में क्या पुट करना है, -1/2, तो -1/2 का होल स्क्वायर और +1, तो क्या बन जाएगा मेरा, -1/2 का होल स्क्वायर 1/4, +1 क्या होता है मेरा 5/4, 5/4 आ गया। तो अब हम लोग फाइनली हमारा आंसर बोल सकते हैं कि अगर हमारा इंटीग्रल c है और ये ऊपर में z² + 1 है और अपॉन में मेरा 2 × 2z+1 है, dz है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि पहला 2πi 1 हो गया, और दूसरा जो आएगा वो हो जाएगा मेरा माइनस, क्या था मेरा, माइनस, बाहर में एक 2 था, 2 को लिख दिया, और मेरा क्या था फिर 2π, 2 बाहर में 2πi, और इंटू क्या था f(a), और f(a) क्या था, f(-1/2), तो ये क्या आया मेरा 5/4 आया, इसको 5/4 लिख दिया, और f(0) को यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों को अलग अलग लिख पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको स्प्लिट करके सॉल्व किया था, ठीक है। अब लिख पा रहे हैं, तो लिखने के बाद हम लोग अब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मेरा पहला 2πi, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, और -2 × 2 = 4, और ये 4, ये 2 × 2 और ये 4 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा 5πi, ठीक है। और इसका आंसर आएगा मेरा -3πi, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल भी माइनस में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से माइनस आया है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बता देता हूँ कि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज इस चीज़ से, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और देखो कितनी आसानी तरीके से हम लोगों ने अच्छे से समझ के आंसर लिख दिया, ठीक है। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम और इंटीग्रल फार्मूला इतना ही था। आगे हम लोग टेलर और लॉरेंट सीरीज देख रहे होंगे, वैसे ही जितनी आसानी से इसको देखें उतनी ही आसानी से उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।